नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। और इस विषय की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर वीपी शाह, हु इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर एट NIHH, जो हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी इस रिगार्ड में उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं या अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। आइए हम अपने एक्सपर्ट के साथ अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जिनके साथ मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनके साथ रहते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार। जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है तो दो भागों में हम ये टॉपिक खंडित कर रहे हैं। एक है कि प्रॉब्लम जो होते हैं वो पेरेंट्स किस रूप में फेस करते हैं, और दूसरे भाग को हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द टीचर्स, जो टीचर्स इनको पढ़ाते हैं। टीचर्स भी कई कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग, जो नॉर्मल स्कूल में टीचर्स हैं, मेन स्ट्रीमिंग में है, इंक्लूसिव सेटअप में है और स्पेशल स्कूल में है। तो पुनः ये जो प्रॉब्लम्स है उसको भी कई रूपों में हम लोग खंडित करेंगे और पैरामीटर्स कई है, कई लेवल पर पेरेंट्स को अलग अलग तरीके से समस्याएं आती हैं। तो टॉपिक को शुरू करने के पहले हम लोग कोशिश करें कि हियरिंग क्या है, और जैसा कि स्लाइड पर दिखाया जा रहा है कि सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि का डिटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्निशन एंड कंप्रहेंशन होता है। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ हियरिंग है। और इस हियरिंग में इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे कम्युनिकेशन या कहिए नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी होती है, ताकि नॉर्मल रूप से बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो। तो हियरिंग एक प्राइमरी चैनल है जिससे नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। और इस हियरिंग के लिए ईयर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कई भागों में बटा हुआ रहता है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, फिर सेंट्रोटरी प्रोसेसिंग जो है, और अलग अलग भागों का अलग अलग जो कंपोनेंट हैं हियरिंग मैकेनिज्म का, उसका अलग अलग रोल है। तो हम लोग कई भागों में बांटेंगे कि अलग अलग जगहों पर समस्याएं हो तो पेरेंट्स को या टीचर्स को अलग अलग तरीके से समस्याएं होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस किए जाते हैं बाय द पेरेंट्स, बाय द टीचर्स, वो कई चीज़ों के ऊपर निर्भर है। देयर इज नो वन टू वन रिलेशनशिप कि भाई ये प्रॉब्लम हो गया तो यही समस्या होगा। कभी कभी होगा कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम, समटाइम्स देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो कई फैक्टर्स हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी फैक्टर्स हैं, टीचर की तरफ से भी फैक्टर्स हैं और बच्चे की तरफ से भी फैक्टर्स हैं। मतलब कहें कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, तो जो इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फैक्टर्स इनका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो सकता है कि इट कैन बी फ्रॉम द पेरेंट्स साइड और कैन बी फ्रॉम द एजुकेटर साइड और इटसेल्फ चाइल्ड, राइट। क्योंकि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो आप देखेंगे कि एक हियरिंग इम्पेयरमेंट उसको नहीं बोलेंगे कि जस्ट दिस इज द हियरिंग इम्पेयरमेंट। देयर इज ए वेरिएशंस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, लाइक इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। बच्चे को माइल्ड हियरिंग लॉस हो सकता है तो अलग तरीके का प्रॉब्लम होगा टीचर्स को,
अलग तरीके का प्रॉब्लम होगा पेरेंट्स को, अलग तरीके का प्रॉब्लम होगा बच्चे को। उसी तरह माइल्ड, मॉडरेट है, प्रोफाउंड है। तो ये डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस हम लोग पहले इसकी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उसी तरह टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस जो है, जैसा कि कंडक्टिव लॉस है, सेंसरी न्यूरल है, और मिक्स्ड है, फंक्शनल है, सेंट्रोटरी डिजॉर्डर है। तो सारे कहीं भी प्रॉब्लम हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा, बच्चे को समस्या होगा, पेरेंट्स को समस्या होगा, टीचर्स को होगा, लेकिन अलग तरीके के होंगे इन अलग अलग स्थितियों में। उसके बाद बच्चे को एज ऑफ ऑनसेट ऑफ हियरिंग लॉस, कि भाई हियरिंग लॉस कब से है, ये एक्वायर्ड है, कंजेनाइटल है, जन्म से है तो अलग तरीके का प्रॉब्लम, अगर एक्वायर्ड है तो अलग तरीके का प्रॉब्लम, प्रीनेटल है, नेटल है, पोस्ट नेटल है। ये एज ऑफ ऑनसेट ऑफ हियरिंग लॉस की क्लासिफाई करने के तरीके हैं। और क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है कि हम बच्चे को अलग रूप में समझें। और उसी तरह है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस, लिंगुअल हियरिंग लॉस, पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। तो समस्याएं हम अलग अलग, हम जो समस्याओं को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये बच्चे में होगा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यह भी बता रहा हूँ कि कोई माइल्ड हियरिंग लॉस में जो हो सकता है कि कम समस्या हो, प्रोफाउंड में ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि प्रोफाउंड में समस्या कम हो, माइल्ड में ज़्यादा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस बढ़ेगा तो समस्याएं बढ़ेगी, डिपेंड करता है और फैक्टर के ऊपर। जैसे आपने बताया कि मतलब जो डिफरेंट फैक्टर्स है, डिग्री हो गई, हाँ, या मतलब जन्म से है बच्चे को, बाय बर्थ है, या बर्थ के बाद उसको प्रॉब्लम हुई है, तो और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम क्लब करके, कंबाइन करके हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम है और क्या क्या इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह हम लोगों को समझना चाहिए। और इसके बाद जो ये कई फेज में, जैसे आइडेंटिफिकेशन फेज है, जैसा कि ये प्री आइडेंटिफिकेशन फेज मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे सर ने बताया कि जो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है वो भी इसी वजह से होती है क्योंकि बच्चा जो होता है श्रवण बाधित होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है बच्चे में। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट जो हो सकती है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि बच्चा जो है बचपन से नहीं सुन सकता, या बाद में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ईयर में इन्फेक्शन हुआ है। और ईयर में इन्फेक्शन के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इनर ईयर होता है। तो ईयर के किसी भी पार्ट पे इन्फेक्शन होने की वजह से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो ये जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा जन्म लेता है और कुछ कारणों से उसे या डॉक्टर सलाह देते हैं तो इमीडिएटली उसे बहुत सारे साइन सिम्टम्स है, तो उसके आधार पर पेरेंट्स को डाउट होता है कि सून आफ्टर बर्थ या 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के अंदर में कि मेरे बच्चे को हियरिंग लॉस है, वहीं से उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अभी डाउट हुआ, कंफर्म नहीं है। अब डाउट हुआ तो करे तो क्या करे, वो तो पढ़ाई नहीं किया, वो जानता नहीं है। अगेन यहाँ पेरेंट्स की तरफ से उसके एजुकेशनल लेवल, उसके सोशियो इकोनॉमिक लेवल, उसके फैमिली बैकग्राउंड, ये सारे फैक्टर है कि डिस्कस करें। उसके सराउंडिंग में कुछ जो लोग होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे डिस्कस किया तो उनकी नॉलेज क्या है। तो डाउट हुआ, कुछ घर में ऐसे हैं कि डर से नहीं बोलते कि मेरे बच्चा, तुम बोल रहे हो, तुम मना रहे हो कि मेरे बच्चे को हियरिंग लॉस है, ये जो सुपरस्टिशन है या मिथ है, तो ये डिस्कस भी नहीं करते। या कुछ लोग बोलते हैं अरे क्यों तू घबरा रहे हो, अभी तुम डाउट क्यों कर रहे हो। तो वो डाउट ही होता है। और डाउट होकर समहाउ यदि वो किसी असेसमेंट हॉस्पिटल में जहाँ असेसमेंट होता है, ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, वहाँ यदि पहुँचता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है। कई तरह के इन्वेस्टिगेशन उसे मालूम नहीं है, कोई मेडिकल के चक्कर में पड़ता है, सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन, कभी पेडियाट्रिशियन, वो स्पेशलाइज्ड
इसके लिए अलग से जगह है, फील्ड है, उसको भी ज्ञान नहीं है। डाउट होने के बाद उसे कई तरह के प्रॉब्लम होता है और लोग बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ। एनीवे इन्वेस्टिगेशन हुआ, द मोमेंट वो पेरेंट्स समझता है कि मेरा बच्चा डेफ है, डेफ चाइल्ड है और वो सुन नहीं सकता, तो एक उसको एक सदमा सा लगता है। और जैसा कि इन्हें पॉल ओजेन ने बताया है, वो एक ग्रीविंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, वो रिसाइकलिंग 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। और वो है शॉक, रिकॉग्निशन, डिनायल, एक्नॉलेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव एक्शन। ये 5 स्टेजेस से उसको गुजरना होता है, गुजरना भी चाहिए। इमीडिएटली उसको सदमा लगता है तो लगना भी चाहिए। अगर वो सदमा न लगे, और वो देखिए ये 5 जो स्टेज है जैसा कि बताया है इन्होंने, पॉल ने, तो उस कभी कभी क्या होता है कि इतना फैमिली या अनजानबूझ इस स्टेजेस से नहीं गुजरने देते हैं लोग पेरेंट्स को, तो फाइनली वो करेक्ट पाथ पर नहीं जाता है, रियल करेक्ट एक्शन नहीं लेता है, तो उसे साइकोसोशल जो डिप्रेशन होता है, चाहे समस्याएं होता है, इमोशनल प्रॉब्लम होता है, उससे उसे गुजरना चाहिए, जाना चाहिए, तभी वो करेक्ट जगहों पर, वो सही रास्ते पर वो पहुंचेगा। सर जैसे ये जो हम बात कर रहे थे प्री आइडेंटिफिकेशन फेज़ की, आपने इसमें स्टार्टिंग में बताया था कि पेरेंट्स को डाउट होता है तभी वो जाते हैं आगे प्रोफेशनल के पास कि हमारे बच्चे को शायद ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे पेरेंट्स को डाउट हो सकता है? जी, तो ये डाउट्स होने के जैसे डिफरेंट एज ग्रुप है, अलग अलग एज में, लाइक बर्थ टू 3 months एक स्टार्टल रिफ्लेक्स हम लोग बोलते हैं कि हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड लाइक 90-95 dB अगर प्रोड्यूस की जाए तो बच्चे आई ब्लिंक करेगा या दोनों हैंड एंड लेग एक साथ लाएगा। और इसके बारे में भी बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि ये हम एक सिंपल चीज़ है, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर दिस कैन बी डन विथ ऑल चिल्ड्रेन। तो पेरेंट्स को कुछ तो पेरेंट्स डाउट भी नहीं करते हैं, अगर डाउट किए ये जानकारी है कैसे डाउट करना है, तो ये उनको उसके बाद 3 महीना से 6 महीना वो जो होता है बच्चे में रिएक्शन ऑफ द साउंड चेंज हो जाता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हम लोग ये अलग एक चैप्टर भी है, डिस्कस करेंगे। तो ये 6 महीना के बाद वो बच्चा बैबलिंग करता है, बैबलिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेज होते हैं। बच्चा 6 महीना तक तो सारी एक्टिविटी करता है, वोकल बिहेवियर, लेकिन 6 महीना के बाद जो बैबलिंग की जो स्टेज है वो धीरे धीरे उसकी आउटपुट, साउंड वाली आउटपुट, एकॉस्टिकल आउटपुट फ्रॉम द माउथ, ये धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये यदि नॉलेज है पेरेंट्स को, तो विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ एनी मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स दे कैन फाइंड आउट वेदर चाइल्ड हैज हियरिंग लॉस और ही कैन हैव ए डाउट। उसके बाद 1 साल के होने पर वो कॉलिंग द नेम है, उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ द साउंड रिड्यूस होते जाते हैं, और एट द एज ऑफ 2 years वो 30 dB के आसपास रिस्पॉन्स करने लगता है। तो इस आधार पर पेरेंट्स डाउट कर सकते हैं। मतलब जो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे कि बच्चा साउंड की तरफ देख रहा है नहीं देख रहा, मतलब डायरेक्शन उसकी उस तरफ है या नहीं, या नाम बुलाने पे उसके रिस्पॉन्स है या नहीं, डिफरेंट साउंड्स जैसे फ़ोन रिंगिंग की होती है, ड्रम की होती है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। तो जैसे आपने बताया कि अकोस्टिक जो उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं, अगर वो डिले हो रहे हैं या अलग रिस्पॉन्स है, नो रिस्पॉन्स है, तो डाउट कर सकते हैं पेरेंट्स। इसके अलावा अगर आजकल सब लिटरेचर में, बुक में दिया जा रहा हाई रिस्क रजिस्टर, जी, अगर पेरेंट्स ये सारे 7-8 पॉइंट्स हैं, और बच्चे को अगर वो जैसे रूबेला हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये डाउट होना ही होना है, मेरे बच्चे को हियरिंग हो सकता है कि हियरिंग लॉस हो, या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, या मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो फैक्टर्स हैं वो नॉर्मल नहीं रहा हो, तो आफ्टर द बर्थ वो मालूम है कि इन कारणों से हियरिंग लॉस हो सकता है, तो इमीडिएटली वो डाउट कर सकते हैं। ये जो
है। ये डाउट उनके अगेन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पेरेंट्स, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, यहाँ पे वही बात आती है कि अगर पेरेंट्स मान लीजिए अर्बन में तो ठीक है, थोड़ा एजुकेटेड होते हैं, अवेयरनेस होती है, पर अगर हम रूरल साइड में चले जाएं या कुछ बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो कि पिछड़े वर्ग के लोगों में चले जाएं, तो वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं होती है और इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि उनको पता हो कि किस टाइम पे बच्चों को क्या रिस्पांस देना चाहिए, या हमारे बच्चे का रिस्पांस ठीक है या नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव में, जैसा बताया आपने कि ये डाउट भी नहीं करते, मालूम ही नहीं है क्या करना है। तो बच्चा जब 4 साल 5 साल होता है, बच्चा सिर्फ डेफ होता है, हियरिंग इम्पेयर होता है। अब बाद में चल के वो लैंग्वेज जो लर्निंग है, स्पीच स्पोकन, वो सीख नहीं पाता है। तो उनकी समस्याएं एक तो हियरिंग एड फिटिंग में भी हो जाती है, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, और उनके डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज भी हो जाती है, और स्कूल की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पेशल स्कूल सब जगह नहीं है, इसका भी हम लोग कई बार मैंने अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, फिर ये रूरल एरिया में अलग तरह के समस्याएं हैं, अर्बन एरिया में अलग तरह की समस्याएं हैं। तो उनके लिए आजकल गवर्नमेंट, जैसा कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस पर अंडर रूरल हेल्थ मिशन बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग काम फैलता जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है कि हर आफ्टर डिलीवरी हर बच्चे को, इवन रूरल एरिया में, उनकी असेसमेंट हो। जी, काम बहुत चल रहा है। मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हर एरिया में होनी चाहिए कि ताकि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है या हाई रिस्क बेबी है तो पहले से ही आइडेंटिफिकेशन हो जाए बच्चे की। जी, तो पेरेंट्स क्या नॉलेज या एजुकेशन कम भी है तो वो स्पेशलिस्ट अपॉइंट हुए हैं, टीम बनी है ओनली फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो उनके द्वारा मतलब ये कि अगर पेरेंट्स उस केस में एजुकेटेड नहीं है या वो अवेयर नहीं है, इसके बारे में उनको ज़्यादा सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर भी अगर उनको पता लगे तो वो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। जी, तो ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है प्री आइडेंटिफाई। अब बच्चा को आइडेंटिफाई हो गया, तो जो आइडेंटिफिकेशन करना ये बहुत क्रूशियल फेज है। हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों क्रूशियल फेज है इन केस ऑफ डेफनेस, कि इम्पॉर्टेंट फेज है, क्योंकि अर्ली पीरियड जो है हियरिंग इम्पेयर बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रोफाउंड भी होगा तो उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो। जैसा कि बताया था, माइल्ड है तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोफाउंड है तो बहुत मिनिमल प्रॉब्लम हो सकता है। कारण ये है कि जो डाउट हो गया, आइडेंटिफिकेशन यदि हो जाए ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, तो बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पीरियड पेरेंट्स को जानना जरूरी है, और ये पेरेंट यदि जानेगा तो ये उसकी एक प्लानिंग करेगा। आप प्लानिंग प्रॉपर कि भाई कैसे कैसे क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन का, तो उस हिसाब से भी ये बहुत ज़रूरी है। और वो डिसीजन करने में कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर माय चाइल्ड राइट फ्रॉम बिगिनिंग, ये मदद मिलता है। सर, जैसे यहाँ पे आपने बताया, जैसे डिग्री बताया, एक प्रोफाउंड या माइल्ड, मतलब प्रॉब्लम्स, लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स डिफर कर सकती हैं। अगर इनिशियल क्रिटिकल एज पीरियड जो बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए, उसमें अगर पता चल जाए तो, अगर सर मान लीजिए प्रोफाउंड है तो ऑब्वियसली उसमें जो हियरिंग लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू अदर डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस जैसे माइल्ड है। तो उस केस में हम मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट को ध्यान में रखते हुए स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं? प्रोफाउंड में, प्रोफाउंड बच्चे जो हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तो अगर शुरू में आइडेंटिफाइड हो गए तो उनको इमीडिएटली हियरिंग एड फिटमेंट हो जाती है जी, डायग्नोसिस करके एप्रोप्रिएट हियरिंग एड। अब तो टेक्नोलॉजी इतना बदल रहा है इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस, इन टर्म्स ऑफ हियरिंग एड, और इवन कोक्लियर इम्प्लांट। तो अगर समय पर मान लीजिए एक प्रोफाउंड बच्चा है और उसको विदिन 2 इयर्स कोक्लियर इम्प्लांट कर दिया गया,
नॉर्मल जैसा सुनने लगेगा। प्लस उसकी जो ट्रेनिंग है, थेरेपी की टेक्निक है, डेवलपमेंट के जो विद द कोक्लियर इम्प्लांट अलग टेक्निक्स है, वो कर दी जाए विद इन 2 ईयर्स, तो नॉर्मल जैसा हो सकता है। और इसी बच्चे को अगर मान लो कि माइल्ड मॉडरेट है और विद इन 2 ईयर्स नहीं किया गया, तो कंसेप्ट है क्रिटिकल पीरियड का, अर्ली पीरियड का, कि एनी ऑर्गन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, if it is not utilized after that period, it will be difficult to use that organ, a function of the organ। वो भी लागू होता है हमारे ये हियरिंग लॉस में, कि जो भी 100% कोई भी बच्चा डेफ नहीं है, और जो रिमिनेंट हियरिंग है, लेफ्ट आउट हियरिंग है, उसको हम मैक्सिमम यूज करें विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड और कोक्लियर इम्प्लांट, तो हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट पाएंगे। और जो सेंट्रल ऑडिटरी जो सिस्टम है, हमारी जो ऑडिटरी मैकेनिज्म है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कि कोक्लिया है, कोक्लिया डैमेज है, और कोक्लिया के डैमेज होने से जो हमारे आफ्टर द इनर ईयर जो सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे है, वो साउंड उधर जा नहीं रहा है, और उसके उन ऑर्गन्स के उन स्टेजेज ऊपर जो है सेंट्रल ऑडिटरी पाथवेज, वो अलग अलग, जैसे आपको सुपीरियर अल्वेरी कॉम्प्लेक्स है, आपके इंफीरियर कैलकुलस है, ये सब लोगों का अलग अलग फंक्शन है। तो मतलब जो डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं या डिफरेंट जो उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उनसे हम एडवांस टेक्निक यूज करके जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको वो अगर क्रिटिकल टाइम पीरियड में प्रोवाइड की जाए और उनको साथ में ट्रेनिंग दी जाए तो इफेक्टिव होगी। हाँ, सेकेंड है कि अगर कोक्लियर डैमेज है, ऊपर वाला सेंटर नॉर्मल है, चूंकि इनपुट ही नहीं जा रहा तो वो फंक्शन करेंगे नहीं। तो आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स आफ्टर द क्रिटिकल पीरियड इज ओवर, दैट दोज फंक्शंस विल बी अफेक्टेड and therefore child will not be learning anything। so इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइल्ड और प्रोफाउंड का दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कि हाउ यू हैव स्टार्टेड एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग, सो द रिजल्ट्स विल बी यू विल बी गेटिंग डिपेंडिंग ऑन दैट। तो सर मतलब टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। बाकी का सेशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। This is time for a short break. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person.
The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। Welcome back to our session where we're discussing about the problems faced by educators and parents of children with hearing impairment with our expert. और ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा कि एग्जैक्टली hearing को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इस टर्म का मतलब क्या होता है, और इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट जो हमारे बच्चे होते हैं, श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं, वो किन किन वजह से हो सकते हैं, उनके रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने एक्सप्लेन किया। तो आइए हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो बच्चों के साथ पेरेंट्स और एजुकेटर्स भी फेस करते हैं। सर, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये सब डिस्कस किया, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रोफाउंड और माइल्ड हियरिंग लॉस के जो बच्चे होते हैं उनमें हमें ये डिपेंड करता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन कितनी जल्दी हुई है और मेनली क्रिटिकल टाइम पीरियड में उनका डेवलप मतलब अच्छे से जो थेरेपी देना या उनका आइडेंटिफिकेशन उसके अनुरूप उनका प्लानिंग करना वो कितनी जल्दी स्टार्ट हुआ है, ये मैटर करता है।
तो ये भी हो सकता है कि माइल्ड में प्रॉब्लम ज़्यादा हो और अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो प्रोफाउंड वालों को कम प्रॉब्लम्स फेस की जाए। तो जैसे हमने बात की सर, जैसे आपने बताया एडवांस टेक्निक्स होती हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, फिर उसके बाद हमने उनको ट्रेनिंग दी, ऑडिटरी ट्रेनिंग। तो इसका मतलब यही है कि जो हमने जैसे फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जो हियरिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन, डिस्क्रिमिनेशन, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, ये ट्रेनिंग उन्हीं के अनुसार दिया जाता है, बिल्कुल सही बोला आपने। और मेन ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत टेक्निकल है और फिजियोलॉजिकल है। तो ये पेरेंट्स को ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है समझने में, और असुविधाएं होती है। दे आर फेसिंग ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे प्री आइडेंटिफिकेशन, इवन आइडेंटिफिकेशन के बाद सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर दी जाए कि मेरा बच्चा डेफ है, अब पेरेंट्स जान गया, लेकिन उसके पास आगे जो उसके लिए एजुकेशनल मैनेजमेट प्रोग्राम है, उसके लिए थेरेपेटिकल प्रोग्राम है, उसके लिए जो एड्स एंड एप्लियंसेस जरूरी है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो जरूरी है, वो सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम होगा। ये होता है प्रॉब्लम। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जैसे कि जो हियरिंग इम्पेयर बच्चे हैं उनके लिए मेन स्ट्रीमिंग है, उनके लिए सेग्रीगेटेड स्पेशल स्कूल है, उनके लिए इंक्लूसिव सेटअप है, जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं अभी भी अवेयर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम पेरेंट्स को होता है। इसके अलावा जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस है, जैसा कि हमने जैसे पेरेंट्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज़ द अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि डिफरेंट एज में डिफरेंट तरीके से, एंड द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पीरियड। ये सिर्फ क्रिटिकल पीरियड जो हमारे सिर्फ हियरिंग के लिए नहीं है, ये किसी चीज़ की किसी डिजेबिलिटी के लिए भी है। उसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी, इवन वो जानता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इस तरीक़ा से किया जाता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की फैसिलिटी कहाँ कहाँ उपलब्ध है, ये लिमिटेड इक्विपमेंट एंड मैन पावर, ये प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को अगर जान भी गया तो वो क्रिटिकल पीरियड समझ गया, उसका मान लो कि यहाँ का कोई अर्बन एरिया का उसके व्यक्ति है और वो जाकर एजुकेट कर दिया है, लेकिन वो चाहकर भी रूरल एरिया में चूँकि पुअर फैमिली है तो वो फैमिली को हेल्प भी किया, लेकिन कहाँ वो आइडेंटिफाई कराए। वहाँ पर जो आज के डेट में ऑब्जेक्टिव इक्विपमेंट है, लाइक ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, ABR, ये कितने जगहों पर सुविधाएं हैं। इवन प्योर सिंपल प्योर ऑडियोमेट्री, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और ये इसके अलावा आपको जो मैन पावर है कि नंबर ऑफ पीपल, क्वालिफाइड पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज, सारे एरियाज में नहीं है। हमारे जैसा कि डाटा है कि 75% पीपल दे स्टे इन विलेजेज एंड 25% people stay in urban area, whereas 90% facilities are available in the urban areas and मात्र 10% अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम है पेरेंट्स को कि वो करे तो क्या करे। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट अगर मान लो कि बहुत सारे इक्विपमेंट है, आपको कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, उनके मेंटेनेंस के लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए विलेज में। तो ये हालांकि बैटरी ऑपरेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट हो गए हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं उनको इवन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस के लिए। उसके बाद अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कहें दूसरे शब्दों में, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन। तो ये प्रिवेंशन कि भाई प्रिवेंशन की जो 3 स्टेजेज हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, early identification will help the parents for the secondary prevention। और उसके वजह से जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन उनका रोल ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब है कि फिटिंग ऑफ हियरिंग एड, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, एजुकेशन टाइम पर हो जाए
तो हमारा सेकेंडरी या टर्शियरी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पेरेंट्स भी नहीं जानते कि इसकी कंसिक्वेंस क्या होगा, ये आइडेंटिफिकेशन ना की जाए तो सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं हो पाता है। अब प्राइमरी तो जैसा कि कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस है, दे शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द कॉजेज सो दैट प्राइमरी प्रिवेंशन हो। इम्यूनाइजेशन कितने लोग करते हैं, तो ये गाँव में अभी भी जाएँ तो ये प्रॉब्लम है भी, कुछ लोग जानते भी सुविधाएं नहीं है हर विलेज में, तो प्रिवेंशन के एरिया में उन्हें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डायग्नोसिस, जैसा कि लिमिटेड इन फैसिलिटी है, आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। आइडेंटिफिकेशन में हम सिर्फ ये जानते हैं कि बच्चे को हियरिंग लॉस है या नहीं है, तो कितना हियरिंग लॉस है, किस टाइप का हियरिंग लॉस है, ये हमारे कंप्लीट उसकी टेस्टिंग होती है। और उसके लिए साउंड रूम जो होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ इक्विपमेंट जैसे ऑडियोमीटर, स्पीच ऑडियोमीटर, साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, बेड़ा, ये कंप्लीट टोटल मैनेजमेंट के लिए, कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेड इन फैसिलिटी है, ये जिसके कारण प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स को। और यदि कहीं कहीं फैसिलिटी है तो लाइन लगाना पड़ता है, बाय द टाइम उसकी क्रिटिकल पीरियड ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इक्विपमेंट एंड मैन पावर, पुनः ये मैन पावर चाहिए। पहले मैन पावर आरसीआई ने बहुत कुछ किया है मैन पावर डेवलपमेंट के लिए, ताकि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं पूरा कर सकें। और इक्विपमेंट में भी बहुत, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इक्विपमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट दी गई है, लेकिन ये लिमिटेड है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम। उसके बाद ये जो डायग्नोसिस के लिए डिस्टेंस एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कि डिस्टेंस अगर है, मान लो डिस्ट्रिक्ट में है या बड़े शहरों में है, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन वो पेरेंट्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी पुअर है कि वो एक्सपेंडिचर कर नहीं सकता। ये इवन एक चीज़ और बता रहा हूँ, अंडर द स्कीम ऑफ एडीप पेरेंट्स जो आने जाने का खर्चा है टेस्टिंग के लिए, हियरिंग एड प्राप्त करने के लिए, वो उनको मिल सकता है, लेकिन अबाउट दैट आल्सो दे डू नॉट नो कि TADA उसको मिल सकता है। और गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटियां हैं, लेकिन वो फैसिलिटी, कंसेशन फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, जिसके वजह से बच्चे को प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है और डिले हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए कि डायग्नोसिस हो गया तो उसका फर्स्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है फिटिंग ऑफ हियरिंग एड। उसमें जस्ट डिजिटल एनालॉग हियरिंग एड होते हैं, कॉस्ट ऑफ द हियरिंग एड है, ये सब हम लोगों को देखना है। ईयर मोल लेबोरेटरी है कि नहीं, फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ द लेबोरेटरी, एडीप स्कीम, जैसा कि मैं बोल रहा था, लिमिटेड टू सम एरिया, सारे एरिया में एडीप स्कीम नहीं है। असिस्टेंट टू डिजेबल पर्सन, उसके अंदर एड्स एंड अप्लायंसेज मिलते हैं, एंड लिमिटेड टू बॉडी लेवल हियरिंग एड। अब वो डिजिटल हियरिंग एड नहीं है। तो पेरेंट्स एजुकेशनल लेवल, ये भी एक फैक्टर है हियरिंग एड का, वो हाउ मैनेजमेंट करेगा, यूज करेगा, एंड केयर मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी। तो डिजिटल एनालॉग हियरिंग एड, जैसा कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, तो डिजिटल हियरिंग एड कितने पेरेंट जान रहे हैं। और डिजिटल हियरिंग एड लगाई जाए, बच्चे में तो पाया गया है कि प्रोग्रेस बहुत फास्टर होता है, क्योंकि डिजिटल हियरिंग एड से परसेप्शन ऑफ स्पीच बिकम्स बेटर, और एनालॉग हियरिंग एड में वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो पुनः यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि डिजिटल हियरिंग एड अंडर द गवर्नमेंट स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनको TADA भी मिल सकता है, कन्वेंस का भी अमाउंट मिल सकता है, और बाकी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं इन लोगों को, उसमें के बारे में इतनी अधिक मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपरली एक सीक्वेंसिंग तरीके से पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका क्या मतलब, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? नहीं, देखिए टोटल जो ओवरऑल देश की स्थिति है, इवन WHO ने भी बताया है हम लोगों को कि ये रिपोर्ट में कि व्हाट आर द मेन थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल,
कि एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, इग्नोरेंस, इवन हम जानते हैं, अगर हम गए, हम ही हैं, हम ऑडियोलॉजिस्ट हैं, गांव में जाने के बाद भी मैं कितने लोगों को बता रहा हूं कि ये इस तरह की फैसिलिटियां हैं, या मैं तो चलो एक प्रोफेशनल हूं जिनको थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है, जिनको थोड़ी सी अवेयरनेस है, कितने लोगों को बता रहे हैं। तो हम इग्नोर भी करते हैं, छोड़ो। एंड थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। तो ये 3 चीज WHO ने बताया है डिजेबिलिटी के लिए मेजर कॉजेज। छोड़ दीजिए, एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स, एंड इवन दे नो इग्नोरेंस, हियरिंग लॉस, पस इज कमिंग, पस आ रहा है, अब मालूम है कि मेरे को पस आ रहा है, नियर बाई हॉस्पिटल, आई शुड गो टू द हॉस्पिटल, छोड़ो। And he doesn't know the consequence of that ear discharge that will lead to the major causes, like that will lead to that will convert into sensory neural loss, that will damage to the inner ear. Ignorance है। तो ये 3 चीज WHO ने बताया है, and that is also applicable in our case कि ये हर जगह लागू होगा। इग्नोरेंस, आपका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स। तो चाहे वो हियरिंग एड हो, चाहे डायग्नोसिस हो, चाहे मैनेजमेंट प्रोग्राम हो, चाहे प्रिवेंशन हो, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टीवी में मैंने देखा है, जनरल चैनल में, कि रूरल हेल्थ मिशन, प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे स्टेट में थ्रू द बुक आपको मैं ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि अबाउट द एक्ट, डिजेबिलिटी एक्ट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, PWD एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये 12 क्लास के जो CBSE के बुक्स हैं उसमें एक चैप्टर दिया गया है अपार्ट फ्रॉम अदर सोशल। तो ये अवेयरनेस हमारे वहाँ चालू हो गया है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं बुक्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश में किसी भी क्लास 1 to क्लास 12 पेज नंबर 1 मेन पेज में उल्टेंगे हम, और लास्ट पेज something is written about the disability. So awareness, and you see each and every district of almost all the district of our country, special educators are working, and some work is being done for the persons with disability. तो काम हो रहा है। मतलब जैसे आपने बताया कि कुछ लूप होल्स हैं जो इस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं हैं, और साथ के साथ इग्नोरेंस भी है कि मतलब ध्यान नहीं देते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ, इसीलिए ये सब ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों में इस सब चीज़ की जानकारी नहीं है। जी, और एक चीज़ और, चूँकि ये बोले थे आप, मैं आपको बता दूं कि डेवलप्ड कंट्री में कि असेसमेंट ऑफ हियरिंग इज मैंडेटरी after the birth. Child is born in hospital, and during health checkup each and every child, like parents को कोई जानकारी हो या ना हो, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट वहाँ वो हो जाती है। हाई रिस्क बेबी है, वो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव इक्विपमेंट है हमारे, वो हर बच्चे में OAE ABR हर बच्चे में होता है। तो आइडेंटिटी एंड फॉलो अप वहाँ हॉस्पिटल की तरफ से फॉलो अप हो रहा है। तो हमारे भी कंट्री में ज़रूर हम डेवलपिंग हैं, टुवर्ड डेवलपमेंट जा रहे हैं, यहाँ भी लागू होना होगा और समस्याएं बहुत कुछ हो जाएगी। पॉपुलेशन भी एक समस्या है हमारे देश में, कि कहीं बोला गया है कि एवरी ईयर एक ऑस्ट्रेलिया उत्पन्न हो जाता है अपने देश में, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कोई भी अगर प्रोग्राम बनाए, एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर इस साल के लिए बनाए, अगला साल एक ऑस्ट्रेलिया उत्पन्न हो गया, तो हमको भी अवेयर होना है। नॉट ओनली हियरिंग इम्पेयरमेंट या डिजेबिलिटी कोई एक ऐसे चीज़ नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। तो ये हमारे ख्याल से होना चाहिए। सर, जैसे अभी आपने बताया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन होती है, अब बाहर जैसे हाई रिस्क बेबीज जो होते हैं, या मतलब जैसी बच्चा होता है उनकी पूरी जांच होती है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था हाई रिस्क रजिस्टर के बारे में, आपने कुछ बताया था, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन में बताएंगे। हाई रिस्क रजिस्टर एक ऐसे जो कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस है, तो उसमें मेन कॉजेज जो हैं
साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर इंडिया में भी NIHH ने भी हाई रिस्क रजिस्टर उन्होंने बनाया है बेस्ड ऑन आवर कल्चर, आवर पॉपुलेशन। लाइक पेरेंटल, फर्स्ट उन्होंने हाई रिस्क बेबी में हाई रिस्क रजिस्टर में लिखा है पेरेंटल कंसर्न अबाउट द डेफनेस। तो पेरेंट कंसर्न है कि मेरे बच्चे को डेफनेस है। दूसरी है कि एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेफनेस, जेनेटिक। तीसरी उन्होंने कंसोगिनस मैरिज अगर हुआ है। उसके बाद मदर सफरिंग फ्रॉम रूबेला। उसके बाद एनी प्रॉब्लम आफ्टर द बर्थ लाइक ईयर, नोज एंड थ्रोट। ये उसके बाद बर्थ वेट, प्रीमेच्योर डिलीवरी एंड लो बर्थ वेट एंड आपको बर्थ क्राई। दीज आर द हमारे इंस्टीट्यूट NIHH ने ये सारे फैक्टर्स लेकर उन्होंने हाई रिस्क रजिस्टर बनाया। अदरवाइज टॉर्च है, ये है, अमेरिका में फॉलो करते हैं, लेकिन NIHH में इन्होंने कई जगहों पर स्टडी करके और हमारे इंस्टीट्यूट ने इवन आइडेंटिफिकेशन के लिए स्क्रैच टेस्ट, यूनिलेटरल हियरिंग लॉस, वो सब पर बहुत काम किया है। मतलब जो प्रीनेटल नेटल कॉजेज जो होते हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो जो फैक्टर्स निकलते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं, उनको हम एक कंबाइन करके हाई रिस्क रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं बच्चों की अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उस पर काम कर सकते हैं जी। तो ये अच्छी ये सारी चीज़ें पेरेंट्स नहीं जानते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। तो ये प्रॉब्लम तो फेस होता है, और एक प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम। लाइक हियरिंग एड हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, तो डिजिटल हियरिंग एड और एनालॉग हियरिंग एड। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ADP स्कीम जो हियरिंग एड दी जाती है, दैट इज़ द एनालॉग हियरिंग एड और ओनली पॉकेट लेवल हियरिंग एड। इवन बिहाइंड द ईयर, इन द ईयर हियरिंग एड्स आर नॉट गिवन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इकोनॉमिक अपनी देखते हुए उन्होंने लिमिटेड फैसिलिटी दी है। डिजिटल हियरिंग एड इज़ वेरी कॉस्टली, सो डिजिटल हियरिंग एड के जो यूज करने से जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ लोग रिच भी हैं, उनके पास पैसा भी है, दे डू नॉट नो अबाउट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल हियरिंग एड, बेनिफिट ऑफ डिजिटल हियरिंग एड, दे आर ऑल्सो नॉट यूजिंग। एंड जो इंफॉर्मेशन कमर्शियलाइजेशन का युग है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं दी जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पेरेंट हैं ऑफ ए डेफ चाइल्ड। वो पहले से नहीं जानते थे कि हम पेरेंट्स ऑफ ए डेफ चाइल्ड होंगे, और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किए हैं कि हमें डिजिटल हियरिंग एड पहले से पढ़ कर रखो। ये सारी प्रॉब्लम इवन एजुकेटेड पीपल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग। सर, ये प्रॉब्लम्स तो हो गई कि मतलब जहाँ पे लूपहोल्स होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, या वो कंसर्न नहीं होते, इग्नोर्ड होते हैं। लेकिन कई बार होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक हुआ था, हैपनिंग्स हुई थी, जिसमें सम पर्सन X हैज़ क्वालिफाइड हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम, पर वो हियरिंग इम्पेयर्ड था, तो उसको 3 बार उसने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया, फिर भी उसको उसका जो लेवल था, उसको जो उसकी पोस्ट थी और जो उसको सब कुछ मिलना चाहिए था, वो फिर भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अब क्या करना चाहिए? 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था, 3 या 4 दिन, राजस्थान का एक नौजवान ग्रेजुएट करने के बाद पहली बार में IAS का उन्होंने कम्पीट किया, इंटरव्यू फेस किया। देखिए पेरेंट्स, उनकी मेंटल टॉर्चर तो होगा, लेकिन इधर एट द सेम टाइम दूसरा चीज़ भी देखना है पहलू, कि उनको हम यहाँ भी लिख कर लाया हूँ कि एजुकेशन में व्हाट आर द फैसिलिटी कैन बी गिवन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वो बोलते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड है, बोल नहीं सकता, ही हैज अंडरगॉन कोक्लियर इम्प्लांट ऑल्सो एंड ही इज वर्किंग, उसका सुनने लगा। हमारा रूल बोल रहा है कि ही शुड बी 70, डिजेबिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 70%, देन ओनली ही कैन बी गिवन द पोस्ट ऑफ दैट IAS। तो हम चेंज कर सकते हैं रूल को, यदि वो क्वालिफाइड हो रहा है, वो स्पीच डेवलपमेंट हो गया, इवन स्पीच डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसको हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नोट टेकर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ही इज एलिजिबल एज पर PWD एक्ट। डेवलप कंट्री में सारी चीज़ें दी गई है, नॉट ओनली देयर। इवन मैं यहाँ डिस्कस किया हूँ कि एजुकेशनल सेटअप में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर टीचर पढ़ाया,
और उसको सुविधाएं हैं, नोट टेकर, कंप्यूटर, एंड नाउ डेज वॉइस रिकॉर्डर, एंड इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द टेबल ऑफ द चाइल्ड। तो कम्युनिकेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। आपका बिल्कुल इमोशनल चीज है ये सुनकर कि कहीं ना कहीं हम ही लोग बनाए हैं रूल And वगैरह। that person has cleared that exam in Cleared the 3 first times. attempt, then second attempt, then third attempt. उसने मतलब लगातार उसने तीनों बार दिया ताकि उसको जो डिजायर्ड जो भी उसके पोजीशन है वो उसको मिल जाए और सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की जाए, पर आफ्टर दैट आल्सो ही इज नॉट टेकिंग इट। No, he has already got non-IAS, लेकिन he wanted to become IAS and he wanted to get that. उसके लिए he is already in service, but he is qualified. इंटरव्यू फेस किया तो क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए? एज बिकॉज द हियरिंग डिजेबिलिटी। तो ये तो प्रॉब्लम है। ये सिर्फ पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है, समाज का प्रॉब्लम है। हमारे सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं तो हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ आवर मिसअंडरस्टैंडिंग दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। तो इस कंडीशन में तो ये सारे फैक्टर्स एक तरफ हो गए कि इग्नोरेंस है या अवेयरनेस नहीं है। इसमें तो ये हो गया कि इस केस में अगर हम देखें तो अवेयरनेस भी है, इग्नोरेंस भी नहीं है, पूरा रिस्पॉन्स भी है, फिर भी ये सब। लेकिन ये जो है कुछ प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी रूल बन गए हैं। मेडिकल रूल पहले था 70% डिजेबिलिटी, 70% से ऊपर डिजेबिलिटी रहने पर उनको दे आर नॉट फिट फॉर दैट पोस्ट। अब क्या है कि ये टाइम लगेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा रूल। हो सकता है आने वाले दिनों में ये चेक, पहले कोक्लियर इम्प्लांट नहीं होते थे, डिजिटल हियरिंग एड नहीं थे, बच्चा यदि डेफ था तो वो लोग अभी भी हम इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता डेफ चाइल्ड कैन टॉक लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन, and nowadays there are many deaf children, they are just like functioning like normal children, and with the development of cochlear they are hearing like normal children. तो ये पहले नहीं था, लेकिन we should be prepared, we should change the rule regulation so that the why अब वो after 10 years he will not become IAS. So see, these are the social official ignorance problem है, ये problem है। और इस तरह से हमारा ये अवेयरनेस है, ये सब बढ़ाना जरूरी है। उसी तरह देखिए कॉस्ट ऑफ द हियरिंग एड, जैसा कि मैं बताया, अगर पुअर भी है, एडीपी स्कीम है, देयर इज ए स्कीम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर डिस्ट्रिक्ट इज सपोज टू प्रोवाइड द एडीपी स्कीम, हियरिंग एड्स एंड ऑल दिस थिंग, बट अगेन मैन पावर वहाँ नहीं है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। उसके बाद हियरिंग एड कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द यूज ऑफ ईयर मोल्ड, एंड ईयर मोल्ड होती है कान के अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ईयर। सो उसके लिए लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी हर जगह नहीं है। उसके बाद फैसिलिटी जो है ईयर मोल्ड बनाने की, उसकी कॉस्ट ऑफ द ईयर मोल्ड, जो लेटेस्ट आजकल ईवी लैब की बहुत बेस्ट ईयर मोल्ड आ रहे हैं, तो इट इज़ लिमिटेड टू द अर्बन एरियाज। तो ये सारी चीज़ है। तो इसका मतलब सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हम आगे की इंफॉर्मेशन एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे और डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कोई मुश्किल हो, दूर मंजिल हो, never stops us from dreaming. आशा के पंखों पे we can and we will fly, we can and we will fly. Our vision at the Rehabilitation Council of India
is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. Welcome back to our session where we're discussing about the different types of hearing aids that should be given to the child with hearing impairment और इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. अपने सेशन को आइए कंटिन्यू करते हैं. तो सर जैसे हमने देखा ब्रेक में जाने से पहले तो इसमें मतलब अगर कहें कि हियरिंग एड्स की इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट्स को होना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके बच्चों को जिस तरह की प्रॉब्लम है उसमें कौन सी हियरिंग एड देना ठीक रहेगा. तो पेरेंट्स कौन सा हियरिंग एड देना ठीक है डिपेंड करता है उनको पेरेंट्स का बच्चे का हियरिंग लॉस क्या है. और कभी कभी वो जाकर मार्केट से विदाउट एनी टेस्टिंग दे परचेज, तो वो गलत चीज़ है. चूँकि जानते नहीं, वो सोचते हैं कि चश्मे जैसा है, पावर दिखाए और चश्मा ले लिया, जबकि प्रोसेस ऑफ हियरिंग है, प्रोसेस ऑफ विजन इज़ टोटली डिफरेंट. तो हियरिंग एड जो है प्रॉपर एज पर द हियरिंग लॉस, एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड पेरेंट्स को जानना चाहिए, और वो जानते नहीं हैं तो प्रॉब्लम होता है. उसके बाद हाउ टू, सिर्फ हियरिंग एड मान लो मिल गया एडीपी स्कीम के, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स यूज ऑफ हियरिंग एड एंड मेंटेनेंस, हाउ टू टेक केयर ऑफ हियरिंग एड्स, ये यदि पेरेंट्स को ना हो, नहीं जानकारी हो, तो इसमें टाइम टेकिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट. लेकिन हियरिंग एड दिया गया और भेज दिया गया. तो हियरिंग एड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हियरिंग एड विल बी यूजलेस. ये कोई हियरिंग एड कोई रख देते हैं पेरेंट्स, बैटरी, हाउ टू यूज द बैटरी and what is the voltage of the battery, when to change the battery, how to test the battery, how to use the volume control. इस तरह के कई कंट्रोल्स हैं. चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है हियरिंग एड. अब पेरेंट्स यदि ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई टेक्निकल उनको डिटेल जानना चाहिए, लेकिन विथ रिगार्ड्स टू अपने बच्चे का यूज ऑफ हियरिंग एड दे शुड बी ओरिएंटेड. प्रॉपर इनको मिल नहीं पाता है, फैसिलिटी नहीं है. अगर हियरिंग एड खराब हो गए तो अगर विलेज का है तो वेयर ही शुड गो, दैट आल्सो इन्फॉर्मेशन दे डोंट हैव. और है भी तो हर जगह नहीं है रिपेयरिंग फैसिलिटी. इस तरह की समस्याएं पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं. और अब धीरे धीरे हियरिंग एड की भी एक्सपेंशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहे हैं. पेरेंट्स आर बिकमिंग मोर अवेयर और आते हैं जिनके पास है. अभी थ्रू द सर्व शिक्षा अभियान हियरिंग एड से इज रीचिंग टू द विलेजेज में जा रहे हैं अंडर द डिफरेंट स्कीम एजुकेशनल सर्व शिक्षा अभियान. द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन दे आर सपोज टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट हियरिंग एड्स ऑल ओवर इंडिया. तो दे आर कवर, एटलीस्ट दे सी द हियरिंग एड्स. तो एंड ये यूज हो रहे हैं. उसके बाद कुछ एड्स एंड अप्लियंसेज हैं वो भी यूज हो रहे हैं. तो हालांकि हर चीज़ की सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर होते हैं, हायर करते हैं, हायर पर चल रहा है. पहले से हमारे स्थिति बेटर है, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम है. इसके बाद
जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट है, एड्स एंड एप्लियंसेज है, दैट इज कोक्लियर इम्प्लांट, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और जो लिमिटेड टू द अर्बन एरियाज ये है। हालांकि डेवलप कंट्री में दिस कोक्लियर इम्प्लांट इज लाइक एडिप स्कीम इन आवर कंट्री and it is the responsibility of government to fit the cochlear implant। तो हमारे यहाँ वैसा नहीं है अभी, और कोक्लियर इम्प्लांट अपने देश में लिमिटेड टू द पीपल हु कैन bear the cost, and it is limited to the some government officials, because this cost of the cochlear implant can be reimbursed by the office। तो ये बेस्ट फॉर द चाइल्ड हो सकता है। चाइल्ड कैन हियर लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन, और नॉर्मल उसकी लाइफ स्टाइल हो सकती है। सर्जिकल प्रोसीज्योर है, उसमें से हम जो इलेक्ट्रोड्स उनको सर्जरी करके कोक्लिया को बाईपास करके इट गोज टू द सेंट्रोटरी सिस्टम, सुनना शुरू करता है। एंड उसमें बहुत ही हियरिंग एड इज डिफरेंट, कोक्लियर इम्प्लांट इज डिफरेंट। हियरिंग एड इज हेल्पिंग द पर्सन टू हियर द साउंड, whereas it is a replacement, you can say substituting the cochlear function। hearing aid is not substituting the function of inner ear, cochlea। तो इसमें हमें उसके बावजूद भी कोक्लियर इम्प्लांट सिर्फ लगा लेने से नहीं होगा। बहुत सारा हमने, चूँकि नेशनल इंस्टीट्यूट में हूँ मैं, देखा हूँ कि स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कोक्लियर इम्प्लांट कराया है, लेकिन दे डू नॉट हैव फैसिलिटी ऑफ मैपिंग एंड ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। तो वो यूजलेस हो जाएगा इफ मैपिंग एंड प्रॉपर पोस्ट इम्प्लांट थेरेपी प्रोग्राम न की जाए। तो ये है, और कॉस्टली है, कॉस्ट इज अराउंड 5 to 10 lakh। so it cannot be so far in our country through ADP scheme, it cannot be done because prioritization of the there are many things, many normal children are not getting proper education and proper health care, and this hearing impaired, so maybe time coming हो सकता है, but parents must be aware and there are some parents under central government, this can be reimbursed the cost of the cochlear implant। कोक्लियर इम्प्लांट हर जगह नहीं हो रहा है, लिमिटेड हॉस्पिटल में हो रहे हैं, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सो ये पेरेंट्स फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। उसके बाद जो इनके लिए मैनेजमेंट, टोटल ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोग्राम चाहिए, तो वेल क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट, ग्रुप टीम अप्रोच, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, टीचर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, अदर जो स्पेशलिस्ट चाहिए वो हमारे पास। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि भाई पेरेंट्स को कि मैनेजमेंट क्या है इसका, कोई भी कुछ भी बोला करने लगते हैं, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है हमारा मैनेजमेंट। तो लिमिटेड टाइम एंड मनी ऑफ द पेरेंट्स दैट कैन रेस्ट्रिक्ट द अवेलेबल फैसिलिटी। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ, कि जो क्वालिफाइड RCI वो देख रही है, मॉनिटर कर रही है, रजिस्टर हो रहा है। अभी भी देर आर सम पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड एंड दे आर डूइंग द वर्क ऑफ MCI से एक ऑर्डर निकला था, इवन डॉक्टर्स दे हैव नॉट अंडरगॉन एनी ट्रेनिंग टू डील विद द डिजेबिलिटी, दे आर नॉट सपोज टू टैकल द डिजेबल चिल्ड्रन, दे कैन ओनली रेफर टू द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हु इज ए स्पेशलिस्ट। तो ये अपने देश में अच्छी चीज़ है, दूसरे डेवलप कंट्री में ये नहीं होते हैं। अपना अपना सबकी अलग अलग काम है ताकि प्रॉपर अप्रोप्रिएट हो। लेकिन हियरिंग इम्पेयरमेंट में अभी भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटी, डॉक्टर्स हैं, ENT वो मेडिसिन चलाते हैं, पेडियाट्रिशियन है, देश से बच्चा बोलेगा सुनेगा, ये नहीं कि उनकी भी ओरिएंटेशन होना चाहिए। RCI ने बहुत अच्छी काम है, डॉक्टर के भी ओरिएंटेशन हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि हमारे डिजेबल हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को बाय द डॉक्टर्स अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रोग्राम पहुंच सके। अदरवाइज मेडिसिन दिए जा रहे हैं, विटामिन दिए जा रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो डू नॉट नो, दे हैव नॉट अंडर गॉन एनी काइंड ऑफ दिस सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ओल्ड ट्रेनिंग हुआ है उनका। तो ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, टीचर एंड अदर प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड होना चाहिए एंड दे शुड बी RCI रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स। उसके बाद तब
मैनेजमेंट कोई बहुत ही एक प्रोग्राम है जो एक दिन का प्रोग्राम नहीं है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। तो पेरेंट्स आपको जो हैं पेरेंट्स को टोटल ये जो स्टेप्स है ये कितने चीज़ें इन्वॉल्व है उसमें, ये अगर समझा दी जाए और वो समझें तो वो अच्छा कर सकते हैं। और ये जानते हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग प्रोसेस मतलब कि ये 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स अगर ब्रेड बटर के लिए पेरेंट्स को अपने ब्रेड बटर्स उसके सफिशिएंट नहीं है तो वो कहाँ से टाइम दे पाएगा अपने बच्चे के लिए। ये सारी प्रॉब्लम तो है सोशियो इकोनॉमी की यहाँ। तो मदर मान लीजिए वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, तो हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड फॉर द थेरेपी, फॉर द स्कूल, फॉर द हियरिंग एंड टीचिंग। तो दीज आर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। और उनके पास जो लिमिटेड टाइम है, मनी है, वो उनकी जानकर भी कि हमें बच्चे से करने से होगा, सही होगा। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूँ दिल्ली में जिनकी वाइफ एंड हस्बैंड दे वर वर्किंग, अ मदर दे हैव टेकन द लीव 2 years and now the 6-pay commission government of India they have already declared and there is a provision कि mother ladies who is working and child is suffering up to 2 years she can take leave. So changes तो आए हैं हमारे, मतलब फॉरवर्ड स्टेप्स हाँ, बहुत सारे लिए जा रहे हैं। CL उनको टाइम कैन बी मैनेज एनी डिजेबल पर्सन और ये गार्जियन ऑफ द डिजेबल CL हैज इंक्रीज, देयर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हैज बिकम डबल। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए उनमें भी बहुत सारे लोग जो फैसिलिटी देने वाले हैं वो भी अवेयर नहीं है। पहले तो उनको अवेयर होना चाहिए कि व्हाट आर द फैसिलिटी कैन बी गिवन। सो समटाइम दे आल्सो से नो दिस फैसिलिटीज आर नॉट देयर। So income tax rebate has increased. So these are the for the benefit of management, hearing and fitting, ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। उसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको देखिए स्पेशल स्कूल्स जो लिमिटेड इन नंबर्स है, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन, हॉस्टल फैसिलिटी, ये 3 चीज़ें हैं जो एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ ए हियरिंग इम्पेयर्ड उनके वेल बीइंग आने वाले दिनों के लिए उनको ये डिसाइड करेगी कि बच्चा क्या आगे जाकर बनेगा। जैसा कि IAS अफसर बना है तो वो ग्रेजुएशन किया है। तो स्पेशल स्कूल जो हैं हमारे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जितने नंबर ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है उसके हिसाब से स्पेशल स्कूल नहीं है उपलब्ध। और इसके कारण अगर मान लीजिए कि वो सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या है स्पेशल स्कूल में, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, फैसिलिटियाँ क्या क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। नहीं है अप्रोप्रिएट, क्वालिफाइड टीचर्स हैं कुछ। अब तो RCI चूँकि कंट्रोल कर रही है, मॉनिटर कर रही है, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नॉट गिविंग एनी ग्रांट to the people who are not qualified. So slowly they have gradually people are becoming trained और जो क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है इवन प्राइवेट स्कूलों में जो ग्रांट लेते हैं। और ये सारी इंटीग्रेटेड सेटअप कितने जगह है, ये नहीं कि सारे बच्चे को देयर सम टीम होता है डिसाइड करता है कि द चाइल्ड विल बी गोइंग टू नॉर्मल स्कूल और इंटीग्रेटेड स्कूल और स्पेशल स्कूल। अगर माइल्ड हियरिंग लॉस है, बच्चा को थोड़ा सा स्पीच एंड लैंग्वेज है, उसको स्पेशल स्कूल में डाल दे रहे हैं बिकॉज ऑफ अगेन प्रोफेशनल दे डू नॉट नो व्हाट टू डू, दे हैव नॉट अंडरगोन एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो इंक्लूसिव सेटअप हमारा आया है जो सर्व शिक्षा अभियान है वो हर जगह देश में। नो टीचर कैन डिनाई द एडमिशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड। लेकिन अगर हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड को हमें यू मस्ट प्रिपेयर द हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड टू गो इन ए नॉर्मल स्कूल, और वहाँ हमारा जो इन्वायरमेंट है फॉर द इन द नॉर्मल स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रेन वो अप्रोप्रिएट है नहीं है इंक्लूसिव सेटअप में। तो कुछ डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है कि कुछ गांव से भी बच्चे आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं। तो अगर बच्चा या पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके जब है ट्रांसफरेबल,
उस स्थिति में हॉस्टल की फैसिलिटी पेरेंट्स बहुत सारे पूछते हैं, हॉस्टल नहीं है उपलब्ध, तो ये प्रॉब्लम पेरेंट्स को फेस करना होते हैं। बहुत सारे डिफेंस पर्सनल हैं कि रिमोट एरिया में जिनकी पोस्टिंग है और उनके बच्चा कहाँ रहेगा वो उनके ट्रांसफ़र के बाद, हम लोग कई देखे हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो ये सारी एजुकेशनल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि हम दो डिवीज़न में हमने इसको डिवाइड किया था, जैसे एक एजुकेटर्स की तरफ से क्या प्रॉब्लम होती है और एक पेरेंट्स की तरफ से। तो आपने उसमें बताया कि पेरेंट्स की तरफ से जो प्रॉब्लम होती है वो इट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशंस दैट वी कैन से कि पेरेंट्स को नहीं होती है या उनको नहीं दी जाती है, या कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं कि वहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, या इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको हियरिंग एड्स के बारे में नहीं पता, या उनको ये नहीं पता कि कौन कंसर्न प्रोफेशनल है, किससे कहाँ कांटेक्ट करना है, किधर जाना है, कैसे सेटअप में जाना है, किस तरह के लोगों से मिलना है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। या जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया एजुकेशनल प्रोग्राम्स में भी हो सकती है प्रॉब्लम की सेटअप्स हैं। अब अगर हम देखें कि प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ साथ मैनेजमेंट के भी प्लानिंग की जाती है। अब जैसे सर्व शिक्षा अभियान है या बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें हम कहें कि एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है रिहैबिलिटेशन की ओर, कि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ना हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है। जैसे अगर हमने इंटीग्रेटेड सेटअप बनाया तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चा उसमें एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, और उसका डिस्टेंस कितना दूर है, वो उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैं इस सारी चीज़ें बताने के बाद एक ये उनको एक होप था कि मेरा चाइल्ड हेल्दी होगा, और अनफॉर्चुनेटली ए चाइल्ड जो जन्म लिया वो उसको डेफनेस हुआ। रिएक्शन पहले भी डिस्कस किए हैं, शॉक एंड डिसबिलीव, उसको बिलीव भी नहीं होता है कि मेरा बच्चा डेफ है, और ऐसा लगता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है कभी कभी कि एक बच्चे को मरने के बाद जो होता है वो फीलिंग होती है उनको, और उनको एडिशनल जो एक्सपेंडिचर है बिकॉज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसके कारण लाइक ऑडियोलॉजिकल सब एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हियरिंग एड, स्पीच, कम्युनिकेशन थेरेपी, ऑल दिस थिंग्स पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें फेस करनी होती है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जानकारी होने के बाद एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बम्बार्डमेंट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हियरिंग लॉस, ये प्रॉपर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि बच्चे को क्या करना है, कहाँ ले जाना है, कैसे, जो हमने बताया राइट फ्रॉम अर्ली आइडेंटिफिकेशन टू हियरिंग एड एंड एजुकेशनल सेटअप, वो पेरेंट्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर क्लियर कट पिक्चर नहीं मिल पाता है। ये भी है एक प्रॉब्लम। उसमें हियरिंग लॉस कोई बोल देगा कि सुन लेगा आपका बच्चा, कोई बोलेगा कि नहीं सुनेगा जीवन भर। प्रॉपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए पेरेंट्स को, अदरवाइज प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसके उनकी हियरिंग लॉस की एक्चुअली बच्चे का, मेरे बच्चा बोल दिया था, उसका बच्चा नहीं बोला था, तो वो अपने बच्चा के हिसाब से समझा रहा है, जिसका बच्चा बोल दिया वो बोल रहा है कि हाँ जी हम मेरा बच्चा बोल सकता है। नहीं, ये इंडिविजुअल चाइल्ड है, एक बच्चा उसके क्या क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उसको विद द रेफरेंस टू हिज ओन चाइल्ड क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे बच्चे का प्रॉब्लम परमानेंट हियरिंग लॉस, वो सुनेगा, ही डजंट नो अबाउट द रेसिडुअल हियरिंग, कि सम लेफ्ट आउट हियरिंग इज आल्सो देयर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। अब परमानेंट डिजेबिलिटी सुनता है तो क्या उसके जो अंदर होता है पेरेंट्स को, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद लिमिटेड एडिशनल एक्सपेंडिचर जो बताया, टाइम एंड अटेंशन लिमिटेड टू मीट द एडिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द हियरिंग लॉस, उनको एजुकेशन कम है तो इसीलिए डिफिकल्ट, इमोशंस क्रिएटेड बाय स्ट्रेसफुल न्यूज ऑफ द डेफ चाइल्ड, वो तो 6 महीना लगेगा उसको ये सब जो इमोशनल प्रॉब्लम हुआ है उसको ओवरकम होने के लिए। एंड स्ट्रेस अफेक्ट्स डेली लाइफ सिचुएशन इवेंट्स,
कि जो रोज टू रोज मर्रा का काम करता था अपने जीवन को यापन करने के लिए, वो अफेक्टेड होने लगती है, और फैमिली एंड एक्सटर्नल सपोर्ट जो होता है वो भी लिमिटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए, और ये एक एक करके ये हमें उसको सलूशन होना चाहिए, और नहीं तो हुआ भी है पहले से ज़्यादा। और ये इसके बाद हम देखेंगे कि पेरेंट्स को क्या, अपने आप को देखिए, ब्लेमिंग, पेरेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे चलते हियरिंग लॉस हुआ मेरे बच्चे को, वो बोलेगा उसके चलते हुआ। एंड इसमें टाइम हमारा क्रिटिकल, शुरू में जो डिस्कस किए थे हम लोग, वो जो क्रिटिकल किस कारण से हियरिंग लॉस हुआ, फीलिंग ऑफ गिल्ट, ओ मौसर क्या कुछ नहीं, वो 3 महीना 4 महीना दिखाना नहीं चाहेगा मेरे बच्चे को, बोलना नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को नहीं वो कर लेगा, वो बोलते हैं। उसके बाद वो रिव्यू करता है टोटल लाइफ स्पान को, प्रीवियस लाइफ स्पान को, कि वो प्रेगनेंसी में हम फेस किए हैं प्रैक्टिकली कि क्या हुआ था प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन एन अटेम्प्ट टू पिन पॉइंट व्हाट वाज द रॉन्ग थिंग, व्हाट वाज रॉन्ग बीइंग डन देयर, उसको सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोगों ने क्या गलती किया, मदर ने क्या गलती किया जिसके कारण से आज डेथ हो गया बच्चा, आज हमें क्या करना है, उसके तरफ वो पेरेंट्स, ये रियली में पेरेंट्स, ये इंफॉर्मेशन हमने जो लिया है नेट से लिए हैं, डिफरेंट वेबसाइट से, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की है, ये नहीं, पीपुल आर एलाइव, मैंने सेव ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट दैट कि हमारी ही सोसाइटी में है, ये एजुकेटेड अलग तरह के प्रॉब्लम है, जो एजुकेटेड नहीं है उनकी अलग तरीके का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है ये फाइटिंग मदर एंड फादर, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, बल्कि हमारे यहाँ कम है, डेवलप कंट्री में ज़्यादा है, तो दूसरे तरह की समस्याएं हैं। तो ये हमारे इस सब चीज़ों में जो हमने दिखा रहे हैं कि वेस्टेज ऑफ इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, ये हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक और मुद्दा है कि ये हम लोग एज ए प्रोफेशनल उस ड्यूरिंग द मैनेजमेंट प्रोग्राम, ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन, इस सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखें, और तभी एक जो स्पेशल एजुकेटर है या एक प्रोफेशनल है, इस चीज़ को उनको नॉलेज रहेगा, तो वो जो मैनेजमेंट हम प्रॉपर उनकी रिहैबिलिटेशन है वो कर पाएगा, उसके पेरेंट्स को फीलिंग को समझेगा एक टीचर, और बेटर काम करेगा। तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो शुरू के दिनों में देखिए पेरेंट्स क्या करते हैं कि मेडिसिन, हमारे मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, दे आर जस्ट लुकिंग कि मेडिसिन को दे दी जाए, ठीक हो जाए, बच्चा सुनने लगे, और उसके मैंने ये डॉक्टर वो डॉक्टर, इवन जो अपना कल्चर है, इवन बड़े बड़े ये पूजा पाठ कराना इधर उधर कि उससे ठीक हो जाए। उसके बाद हियरिंग एड्स, ये हियरिंग एड कौन अच्छा है कौन है, ये सब सर्च कर रहे हैं। स्पीच थेरेपी कहाँ बेस्ट मिलेगा, इवन मैं देखा हूँ कि जो वेल क्वालिफाइड है उनके पास पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि वेल क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड नहीं है वो लंबा चौड़ा बात करता है, उसके पास पहुँच जाते हैं, चूँकि सर्टिफिकेट वो पेरेंट्स नहीं चेक करते हैं। दूसरे कंट्री में यहाँ भी होने वाला है कि यू हैव टू डिस्प्ले योर सर्टिफिकेट in your clinic or in your working place, so that parents should know कि what degree and diploma you have done, so that वो समझे। अदरवाइज ये पेरेंट्स यहाँ पर ऐसा कस्टम नहीं है कि हम मांगे किसी प्रोफेशनल से कि अपना सर्टिफिकेट दिखाइए क्या किए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। उसके बाद धीरे धीरे पेरेंट्स को ऑडियोग्राम बिकॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट का रिजल्ट वगैरह ऑडियोग्राम पर ही शुरू होता है, तो ऑडियोग्राम उसको जब दर्शन होता है तो इट इज़ अबाउट साइंस। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाएं and make them understand, they will really understand, otherwise sometimes it becomes very difficult, and as if we are making them professional. Sometimes some professional they are talking about audiogram so heavily that कि वो भूल जाता है समझना कि ऑडियोग्राम है क्या चीज़।
जबकि एक सिंपल चीज है कि किस फ्रीक्वेंसी पर सुन रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पर नहीं सुन रहा है, एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज इट, दैट वी शुड डिस्कस. बट वेरी लिमिटेड, इवन ऑडियोग्राम है पेरेंट्स के पास. ऑडियोग्राम इज नॉट द piece of paper, it is the everyday guiding the parents, guiding the professionals, and therefore they should know. उसी तरह ऑडियोलॉजिस्ट कौन है, ऑडियोलॉजिस्ट है, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस कितने उपलब्ध है. देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ थिंग. कम्युनिकेशन इज नॉट द प्रॉब्लम टुडे फॉर द डेफ चिल्ड्रेन. एजुकेशन इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर द डेफ चिल्ड्रेन टुडे, because science and technology has developed like anything, कि नो प्रॉब्लम फॉर द डेफ चिल्ड्रेन, बट हमें यूज करना है एंड नॉट नेसेसरली दैट कि ओनली कॉस्टली थिंग इज रिक्वायर्ड. हमें थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए. हमने अभी गांव में जो ये सर्व शिक्षा अभियान है, वहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चा को हेल्प कर सकता है कि एजुकेशन में, उसके कम्युनिकेशन में. तो ये सारी चीज़ें असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस जो यूज किया जाए, प्रॉपरली यूज किया जाए, उसकी बेनिफिट क्या है. जैसे एक सिंपल दे रहा हूँ कि बच्चा स्कूल से गया और मान लीजिए हियरिंग एड निकाल देता है, वो हियरिंग एड लगाएगा, पीछे से कोई साइकिल आ रहा है, कोई बस आ रहा है, तो एटलीस्ट ही शुड हियर द साउंड सो दैट वो आवाज़ सुनकर साइड में हो जाएगा. तो उसको अलर्टिंग एंड अलार्मिंग डिवाइसेस का काम करेगा, ये उसको भी समझना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, यूज भी नहीं हो रहा है. स्कूल में यूज कर रहा है बच्चा असिस्टिव डिवाइसेस, ऑन द वे एट होम इज नॉट यूजिंग. तो सर इसका मतलब इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट पेरेंट्स शुड लुक फॉर द गुड एंड द बेस्ट मेडिकल एंड सर्जिकल केयर फॉर देयर चिल्ड्रन. जिनको जिस तरह की प्रॉब्लम है, कैसे डिवाइसेस प्रोवाइड करने हैं, अच्छे प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन. दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है. बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है. बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है. वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था. वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है. इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके. बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है. उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है. अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है. उन्हें सही जगह पर रख सकता है. सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है.
एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहाँ पे हमने ब्रेक में जाने से पहले हमने जो पेरेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एजुकेटर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हियरिंग एड्स, एजुकेशनल सेटअप, बहुत सारी समस्याएं हैं कि पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, उसके बाद टीचर्स भी फेस करते हैं। तो टीचर्स कई तरह की समस्या है उसमें भी है। हम लोगों ने एजुकेशनल और ये सारी चीज़ें बात कर रहे थे, तो जैसे ये कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में मोड्स ऑफ व्हाट शुड बी द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट शुड बी यूज्ड इन द स्कूल, एंड इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू सेलेक्ट and depending upon again so many factors। ये टीचर का काम होता है, because this modes of communication will be applicable in the school। और जैसा टीचर सलाह देंगे वैसा वो सब जगह लागू होगा। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड, ये है क्या। उसके बाद समटाइम्स इसको फोर्स किया जाता है कि अगर बच्चे को मान लो कि देयर आर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ओरल है, वो बात स्पीच है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, समटाइम्स है साइन लैंग्वेज, समटाइम्स है मिक्स टोटल कम्युनिकेशन। तो ये सिलेक्शन ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर बच्चा हियरिंग एड जन्म से लगा रहा है और स्पीच डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको साइन लैंग्वेज क्यों सिखाएंगे, और उसको स्पेशल स्कूल में क्यों देंगे जहाँ की साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है। अगर बाई चांस यदि चाइल्ड चला गया वहाँ, तो यूज ऑफ हियरिंग एड्स, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज ओनली साइन लैंग्वेज, जो सीखा है स्पीच वो भी चला जाएगा। तो टीचर लोगों को फेस करना होता है कि वहाँ पर अगर साइन लैंग्वेज का स्कूल है तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि इस बच्चे को कैसे एजुकेट करें। दूसरी चीज़ है कि अगर स्पोकन लैंग्वेज बने, ये वर्बल लैंग्वेज के द्वारा वो क्लास उसका हो रहा है और वहाँ पर एक बच्चा है लेट आइडेंटिफाइड है और वो स्पीच डेवलपमेंट नहीं किया है, हियरिंग एड यूज नहीं कर रहा है, साइन लैंग्वेज इशारा करके सीखा है, तो वो उस स्कूल में बच्चे को कैसे फिट किया जाए, कैसे एजुकेट की जाए। तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये स्कूल वालों को भी समस्या हो जाती है, टीचर को भी होती है, बच्चे को भी होगी एंड पेरेंट्स को भी होती है। ये समटाइम्स हम फोर्स करते हैं, फोर्स क्या कि हमारे स्कूल में सुविधा नहीं है स्पीच डेवलपमेंट की, और साइन लैंग्वेज यदि बच्चा को पढ़ना है,
लेट आइडेंटिफाइड भी है तो उसको साइन लैंग्वेज यदि पढ़ना है तो स्कूल में क्वालिफाइड साइन लैंग्वेज टीचर नहीं है, जबकि होना चाहिए। और तभी तो बच्चे को प्रॉपरली वो एक लैंग्वेज साइन लैंग्वेज के द्वारा टोटल उसकी जो एजुकेशनल नीड है, सब्जेक्ट है, वो प्रॉपरली पढ़ाई होगा अप टू ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, इंजीनियर थ्रू साइन लैंग्वेज in other countries these deaf children they are doing. So that is the I mean you have to see the communication. ये प्रॉब्लम है हमारे। उसके बाद लैंग्वेज इज अनदर प्रॉब्लम। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिलेशन बिटवीन, देयर इज ए गुड रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड हियरिंग। क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है अप टू 6-7 ईयर्स। डिफरेंट स्टडीज है। बाइलिंगुअलिज्म कि भाई जैसे दिल्ली जैसा शहर में मदर टंग इज तमिल एंड चाइल्ड इज बीइंग टॉट इन हिंदी लैंग्वेज। अब दिल्ली में है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, बम्बे है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और हमारे बच्चा जो है सराउंडिंग एरिया क्या है, घर में बच्चा का मदर टंग है मराठी, सराउंडिंग एरिया इज हिंदी। सो दैट इज, जैसे आपने इस फैक्टर की बात करी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे हम एक लिंग्विस्टिक कंपोनेंट की बात करें, अगर फैमिली का जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, वो कुछ और है और अब वो कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसका बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो उस केस में अगर हम बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज कंटिन्यू करनी चाहिए बच्चे के साथ? तो लैंग्वेज को हमें वही तो देखो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं टीचर, थेरेपिस्ट, इवन पेरेंट्स, कि अगर हमारा बच्चा है और कई फैक्टर है, जैसे बताया कि उस बैकग्राउंड सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि इमीडिएटली ही नीड टू लर्न कम्युनिकेट, तो जो सराउंडिंग है वो सीख गया। लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट्स को अगर ट्रांसफ़र हुआ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, और उसकी मदर टंग है मान लो उधर का, वो सीखा नहीं, देयर विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम। सो दीज आर द प्रॉब्लम। सो इन स्पाइट ऑफ अच्छा ये देखो, आप मदर है, मदर सी इज फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड मदर टंग इज डिफरेंट, नॉट हिंदी, एंड सी डजंट नो द हिंदी, सी डजंट नो द इंग्लिश, और उसको थेरेपी दी जा रही है दूसरी भाषा में। तो एजुकेशनल लेवल ऑफ द पेरेंट्स ये एक अनदर फैक्टर है। चलो जैसे कई बार हमने देखा भी है कि फैमिली होती है, जैसे बंगाली पेरेंट्स हैं, अब वो शिफ्ट हो गए यहाँ पे एंड नाउ दे आर स्पीकिंग इन हिंदी, बट देयर चाइल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टी बिकॉज जब उनके पेरेंट्स बात करते हैं तो वो बंगाली में बात करते हैं और बाहर किसी से बात करते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं, तो तब वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये हमने कई देखे हैं, जैसे आपने बंगाली बोला, बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, वो आपस में मदर एंड फादर या दूसरा सिबलिंग जो है एंड पेरेंट्स, दे आर टॉकिंग द रीजनल लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज। लेकिन बच्चा को सोचते हैं कि बच्चा भी तो आपस में जो दोनों बात कर रहे हैं, चाइल्ड इज हियरिंग, तो हम बोलते हैं कि वन लैंग्वेज अभी राइट नाउ दे शुड फॉलो ओनली वन लैंग्वेज। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि जब बच्चा क्रिटिकल टाइम में 2 या 3 साल का हो, कि अभी सीख ही रहा है। और लेटर ऑन रिसर्च आजकल लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक में आया है कि लेटर ऑन चाइल्ड कैन लर्न द डिफरेंट लैंग्वेज, जो भी उसके सराउंडिंग लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेट देम लर्न एंड देन लेटर ऑन वो दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाए। तो इसमें हमें बैठकर ग्रुप ऑफ पीपल, मदर, फादर, अदर स्पेशलिस्ट, rehabilitation professional, sit together and then what is the best for the child, then you should decide. Otherwise ये सारी चीज़ें multilingualism, bilingualism, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, and place, distance, all these things. उसके बाद हमारी स्पीच थेरेपी भी कभी ज़रूरत होता है, खासकर आफ्टर फिटिंग ऑफ हियरिंग एड एंड ये कोक्लियर इम्प्लांट, तो कभी कॉस्टली होने लगता है थेरेपी। गवर्नमेंट के हर जगह स्पीच थेरेपी उपलब्ध नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है थेरेपी के लिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ द थेरेपिस्ट, उसके बाद जो थेरेपीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपी, दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है साइन लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन लैंग्वेज आर अवेलेबल। अभी NIHH ने एक इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप किया है और उसमें ट्रेनिंग भी शुरू हुआ है। उसके पहले
अलग अलग जगहों में साइन लैंग्वेज में भी अलग अलग साइंस थे एट लाइक साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन लैंग्वेज इज अनदर प्रॉब्लम। डिफरेंसेज इन साइन लैंग्वेज, ये एक प्रॉब्लम है। ट्रेन साइन लैंग्वेज टीचर्स आर देयर? नो। अवेलेबिलिटी ऑफ साइन लैंग्वेज टीचर्स। तो ये सारी चीज़ें, अगर बच्चा साइन लैंग्वेज पढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। उसके बाद साइन लैंग्वेज, उस सिलेक्शन वेदर चाइल्ड शुड अंडरगो साइन लैंग्वेज और थ्रो स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज, वेदर साइन लैंग्वेज और स्पीच और क्यूड स्पीच, दीज आर द कंफ्यूजिंग थिंग व्हाट टू डू। अगर लेट आइडेंटिफाइड है तो हमें साइन लैंग्वेज कैन बी इनकरेज एंड चाइल्ड कैन गो टू ए स्कूल वेयर साइन लैंग्वेज इज देयर। सो कभी कभी हमारा बच्चा साइन लैंग्वेज क्यों सीखेगा, ये हेजिटेट करते हैं। तो ये समस्याएं हमें देखना है। उसके बाद एजुकेशनल प्लेसमेंट है, जो कि टीचर को दिक्कत होता है कि सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल सेटअप, जैसा कि पहले भी बोला हूँ मैं, एजुकेशनल में भी कई तरह की आजकल क्लासिफिकेशन हो गया है। तो पर्टिकुलर चाइल्ड, क्योंकि स्कूल में सारी फैसिलिटी नहीं है, ऑडियोग्राम नहीं है, हियरिंग एड नहीं है, आप बच्चा एज बिकॉज गया है वहाँ, तो वो एजुकेशनल जो सेटअप चाहिए बच्चे का, इवन सर्व शिक्षा में कि हमारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है। तो ये एजुकेशनल प्रॉब्लम भी है पेरेंट्स को कि कहाँ हम भेजें पेरेंट्स को। मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, कि भाई स्कूल में जो पर्टिकुलरली कि फिलॉसफी ऑफ द, भाई हम साइन लैंग्वेज से पढ़ाएंगे, चाइल्ड नीड्स स्पोकन लैंग्वेज, लेकिन स्कूल की फिलॉसफी है तो हम ऑरल अप्रोच यूज करेंगे, ओरल अप्रोच यूज करेंगे, दीज आर द मेथड, नेचुरल अप्रोच यूज करेंगे या स्ट्रक्चरल मेथड यूज करेंगे, टीचिंग ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज। तो ये टीचर नॉलेज होते हुए भी, चूँकि उस स्कूल में इस तरह की फिलॉसफी है, इस तरह के बच्चे का काम हो रहा है, तो बच्चे डिराइव माने उनको प्रॉब्लम हो जाता है। मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, उसके बाद फिलॉसफी ऑफ द स्कूल एंड नीड ऑफ द चाइल्ड, ये अगर मैच ना करे तो टीचर को प्रॉब्लम होगा। ट्रेन टीचर्स कितने जगह अवेलेबल हैं, ये भी प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल वो लिमिटेड है, लाइक ईच एंड एवरी स्कूल शुड बी ऑडियोलॉजिकल, स्पीच लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल, सोशल वर्कर, एज फार एज हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज कंसर्न। कितने स्कूल हैं जो कि सारी सुविधाएं उपलब्ध है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम है, टीचर्स को प्रॉब्लम है। सैलरी, एप्रोप्रिएट सैलरी कई गवर्नमेंट में जो है मिल रही है, लेकिन और जो प्राइवेट में या जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में हैं उनको सैलरी एक फैक्टर है। वो एक टीचर को मोटिवेट करने के लिए, एप्रोप्रिएट काम करने के लिए, उसके बाद टीचर को टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये उपलब्ध है, एप्रोप्रिएट नहीं है, टीचर को प्रॉब्लम होता है। प्रोविजन ऑफ ऑनगोइंग प्रॉब्लम, ऑनगोइंग ट्रेनिंग, जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो टीचर, कितने टीचर जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनको विद इन ए ईयर फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो चेंजेज आता है। रिफ्रेशर कोर्स ड्यू टू RCI प्रोग्राम, नाउ डेज सम टीचर्स are coming under refresher course oriented CRE program, otherwise earlier you see there is nothing like that. Aids and appliances की नॉलेज उनको बहुत कम रहती है। बहुत सारे एड्स एंड appliances जब वो ट्रेनिंग लिए थे उसके बाद डेवलप हुआ है, तो उसके बारे में उनको यदि ट्रेनिंग न ले तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेज, यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ सो मेनी आवर थेरेपी मटेरियल बेस्ड ऑन द कंप्यूटर। वो पहले वो पढ़ाई नहीं हुई उनकी। ऑडियो जो इनपुट्स भी देते हैं, जैसे कैसेट्स होती हैं या कुछ साउंड्स की सीडीज वगैरह होती हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। ऑनलाइन है साउंड की CD ऑनलाइन, तो उनको जानकारी रहेगी तभी तो बहुत सारे वेबसाइट है, टीचिंग मटेरियल्स है, एंड ऑनलाइन दे कैन यूज वाइल टीचिंग एंड टीचिंग मटेरियल्स आर देयर। इवन हियरिंग टेस्ट कैन बी डन ऑनलाइन and they can use it. Hearing screening can be done online. Parents can test their children's hearing. This is available on the website. So उसी तरह ग्रुप हियरिंग एड्स हैं, और जो असिस्टिव उसकी हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू यूज, वेदर चाइल्ड यूज कर रहा है, वेदर इट इज बीइंग बेनिफिटेड टू द चाइल्ड और नॉट। तो टीचर्स को ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस होती है अगर उनको अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं है। और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट,
उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन द स्कूल, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड होम, तो ये टाइम लग जाता है बच्चों को आने जाने में, डिस्टेंस स्कूल होने में बच्चे टायर्ड हो जाते हैं। तो टीचर इन दैट कंडीशन, बच्चा घर से आया टायर्ड है और जो पढ़ाना चाहता है बच्चे को इनपुट नहीं मिल रहा है, तो टीचर को तो समस्याएं हो जाती है पढ़ाने में। इस तरह से कई तरह के, इस तरह से कई मेन स्ट्रीमिंग में भी ये जो समस्याएं हैं हमने लिस्ट आउट किया है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन में या इंटीग्रेटेड सेटअप पे लेवल ऑफ टीचिंग इज लो, बिकॉज नॉर्मल चिल्ड्रन है वहाँ, एक हमारा हियरिंग इम्पेयर्ड आ गया। हमारा कंसेप्ट है डेफ कैन नॉट अंडरस्टैंड डेफ सो मेनी थिंग्स, सो लेवल ऑफ टीचिंग इज लो। नो नॉलेज ऑफ साइन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज विथ इट्स ओन ग्रामर। बहुत सारे लोगों को मान इशारा को साइन लैंग्वेज बोलते हैं। साइन लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज, देयर आर मेनी फ्यू पीपल नो यूजिंग द ओरल मेथड स्पीच के द्वारा। सो हमारा डेफ बच्चा भी साइन लैंग्वेज का नॉर्मल स्कूल में जा सकता है विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। वो नहीं नॉलेज है। नो नॉलेज अबाउट डेफ कल्चर एंड डेफ हिस्ट्री, डेफ क्या चीज़ है, उसमें डेवलपमेंट क्या हो रहा है। पुअर एफर्ट्स टू टीच द डेफ चिल्ड्रन इक्वली टू हियरिंग चिल्ड्रन, ये मेन स्ट्रीमिंग में होता है जैसा कि बोला। डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद डेफ स्टूडेंट्स टू गेन, हाँ पुअर कंसेप्ट कि डेफ बच्चा भी हायर एजुकेशन कैन, ही कैन गो अप टू हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ये प्रॉब्लम है। पुअर ट्रस्ट इनटू द एबिलिटी ऑफ ईच डेफ चाइल्ड इन नॉर्मल स्कूल में, ये समस्या पाया गया है। एक रिसर्च से मैंने ये कोट किया है, किसी ने रिसर्च किया है। तो स्टिल लेवलिंग डेफ चिल्ड्रन एज ए डिजेबल, उसकी कि वही डेफ है वो डिजेबिलिटी है, उसको कुछ नहीं कर पाएगा। पुअर प्रिपरेशन फॉर द लाइफ आफ्टर लिविंग स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग, हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी नहीं है मेन स्ट्रीमिंग में। पुअर नॉलेज अबाउट न्यू आइडियाज ऑफ टीचिंग डेफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ये सारी चीज़ें पाया गया है मेन स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम। और इसके अलावा आपको लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल रिसोर्सेस है नियर बाई टू हिज हाउस, इग्नोरेंस ऑफ डेफ कल्चर एंड पुअर एजुकेशन टेक्निक्स एंड रोल ऑफ द पेरेंट्स प्ले इन द चाइल्ड्स एजुकेशन। व्हाट इज द रोल, दे डोंट नो, कि हम अपना विचार पेरेंट्स के ऊपर थोपते हैं बहुत सारे लोग। एंड चूजिंग द राइट पाथ फॉर द एजुकेटिंग द चाइल्ड, तो दीज आर द। इसके अलावा ड्यूरिंग मेन स्ट्रीमिंग हम देखिए क्लासरूम में एम्बिएंट नॉइज, कि नॉइजी इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, ये समस्याएं हैं फॉर द एजुकेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड टीचर्स कैन नॉट कंट्रोल दिस एम्बिएंट नॉइज। उसके बाद नीड फॉर ए नोट टेकर, कि हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड मेन स्ट्रीमिंग में बैठा है तो नोट टेकर एक दिया जा सकता है, और नोट टेकर कई फॉर्म में हो सकता है। तो रीडिंग लेवल ऑफ द चाइल्ड, ये डिग्री ऑफ हियरिंग दैट इज रिटेन, कितनी डिग्री है। सो सोशल प्रॉब्लम, ये फ्रस्ट्रेशन फैक्टर, नीड फॉर एन इंटरप्रेटर। दूसरे कंट्री में हमारे नोट टेकर भी बैठे रहते हैं डेफ बच्चे के बगल में, और जो भी टीचर पढ़ाएगा इमीडिएट नोट टेकर नोट लिखेगा, और बच्चा वो नोट देखता रहता है और समझता रहता है टीचर। उसके बाद साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बगल में बैठा रहता है मेन स्ट्रीमिंग में, और देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इस तरह की सुविधाएं हमारे NIHH में अभी शुरू किया है साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग। अभी 1 या 2 बैच 1 ईयर कोर्स भी वी हैव स्टार्टेड अंडर RCI रिकॉग्निशन। तो उसकी यूटिलाइजेशन ये सारी एजुकेशनल पर्पज से जब होने लगेगी, तो उसके बाद हाउ टू कंट्रोल द एम्बिएंट नॉइज एंड लाइटिंग इन द मेन स्ट्रीम, लाइक यूज ऑफ एकॉस्टिकल टाइल्स, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज को। टीचर यदि ये समझें तो इसको इजीली, कारपेट्स आर देयर, एकॉस्टिक टाइल्स कैन बी इंस्टॉल। उसका कारपेटिंग ऑन द फ्लोर, तो इट विल रिड्यूस द नॉइज लेवल, क्योंकि नॉइज एक ऐसा फैक्टर है हियरिंग यूजर्स को, चाहे हियरिंग इम्पेयर बच्चे को, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि परसेप्शन स्पीच इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। एंड हम थिक ड्रैपर्स और कर्टन्स यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द नॉइज। और लाइटिंग, जो लाइट हमारा है क्लासरूम में, वो फ्लोरोसेंट नहीं होना चाहिए,
और उसको हम वो होना चाहिए फ्लोरोसेंट लाइट जो कि नॉइज नहीं देगा, और प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट होना चाहिए कि चाइल्ड कैन सी द ब्लैक बोर्ड, चाइल्ड कैन सी द टीचर। तो ये थोड़ी थोड़ी हम कर दें, जो डोर की फिटिंग है वो प्रॉपर कर दें हम रबर बैंड लगाकर, तो बाहरी नॉइज नहीं आएगा। और बच्चे को यदि हम नॉइज सोर्स से अलग रखें, लाइक नियर ट्रैफिक, स्कूल है या रेलवे स्टेशन, सो ये लाइट अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें हमको, ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, टीचर्स को नहीं है, हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को। दीज आर द वेरी हेल्पफुल थिंग। सर जैसे आपने बताया कि एजुकेटर्स को कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं या एजुकेशनल लेवल पे बच्चे क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, साथ के साथ हमारे एक्सपर्ट ने ये भी बताया कि पेरेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए क्या मैनेजमेंट प्लान हम दे सकते हैं, कैसे प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना चाहिए। सर ये सब आपने इन्फॉर्मेशन दी। एज वी आर टू द नियर ऑफ द क्लोजिंग ऑफ अ सेशन, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि उनको एज अ बीइंग अ पेरेंट्स और टीचर ऑफ द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पेरेंट्स और टीचर्स को मेन रूप से अर्ली आइडेंटिफिकेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी हमें अवेयरनेस टुवर्ड्स हियरिंग इम्पेयरमेंट रखें, टुवर्ड्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने बताया, एक सिंपल है, कोई भी ग्लास, स्टील के ग्लास नीचे हम गिरा दें और बच्चा रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स आ रहा है तो ही मे बी हियरिंग, और नहीं आ रहा तो ही मे बी डेफ, सिंपल। एंड ईच पेरेंट्स आफ्टर द बर्थ विदिन 3 months दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड। तो लाइक दिस अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हम वहाँ जाएं और उसके बाद बाई सम मीन्स दे गेट द हियरिंग टेस्टेड, और हियरिंग एड आज के डेट में गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके अलावा आपको प्राइवेट में सब जगह कॉस्ट इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, सो दीज आर अवेलेबल। तो उसको यूज कर, एंड हाउ वी कैन डेवलप द स्पीच एंड लैंग्वेज, एंड पर स्पीच एंड लैंग्वेज भी कोई बहुत हाई फाई पेरेंट्स अगर रियली उनको इजीली वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड, तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज इन हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, इंटरेस्ट ऑफ द पेरेंट्स उनको हो। इवन एजुकेशन हम बोल रहे थे और फैक्टर में कंसीडर होगा, इवन पुअर मदर कैन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप द हियरिंग इन इम्पेयर्ड स्पीच एंड लैंग्वेज इन द डेफ चाइल्ड। तो ये है जो कि डेफनेस को हम अगर आने वाले दिनों में हम डिजेबिलिटी के दर्जा से हटाना पड़ेगा। द वे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, ये हमारे माइंडसेट करना होगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन देखिए दूसरे अच्छा, ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन ये सब इसके कंट्री का भी इफेक्ट है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री विल बिकम बेटर इफ आइडेंटिफिकेशन की जाए एंड एक्स्ट्रा चीज़ की डिमांड न की जाए, एंड स्पेशल हमारे एजुकेशनल सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द टोटल मैनेजमेंट प्रोग्राम विल रिड्यूस यदि हम अपने जितनी ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किए हैं उसको अच्छी तरह समझें और उसको अपने लेवल से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे डेफ बच्चा सही में इस सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएगा बाय द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। सर जैसे आपने हमारे व्यूअर्स को आज इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स टीचर्स फेस करते हैं या पेरेंट्स फेस करते हैं विद द चिल्ड्रन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने उसकी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। That was all about the today's session. This is time for the closing of our session. Thank you so much. Thank you. Thank you.